Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Here we will starting with the topic of Rog Nidan. Okay, so from this video onwards we will discuss the one disease. Okay, so the Rog which is described in our Rog Nidan. Okay, the pathophysiology and the causes, what is that, the symptoms. Okay, पूर्व रूप ये सब हम डिसाइडेड करेंगे. ओके, तो ये सब हम रीड आउट करेंगे पर्टिकुलरली एक एक रोग के बारे में. लेकिन बिफोर दैट रोग निदान में कैसे पर्टिकुलरली रोग का उद्गम होता है, यानी कि कैसे वो प्रोड्यूस होता है, ये हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन दिस क्लास. ओके, देन अगेन वी विल डिस्कस द आवर फर्दर द निदान पंचक. ओके, तो दिस आर द दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड निदान पंचक इज द सेकेंड वीडियो. ओके, तो दोनों के वीडियो के डिसाइडेड के हिसाब से हम अपना नेक्स्ट फर्दर जो वीडियो हमारा रहेगा, तो यानी कि थर्ड वीडियो, वहाँ पे हम फर्दर रीड आउट करेंगे अबाउट द डिसीज़. ओके, तो रोग निदान में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो यहाँ पे फैक्टर अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वन बाय वन, वो आपको मालूम होना जरूरी होता है. ओके, तो इसी के इम्बैलेंस की वजह से हमें कोई भी डिसीज़ या फिर रोग ऐसे बॉडी में दिखाई देते. ओके, तो जो पहला जो चीज़ है यानी कि दोष संकल्पना. ओके, तो नॉर्मली जितने भी दोष जो यानी कि जितने भी विकार यानी कि जितने भी डिसीज़, जितनी भी विकृति होती है, हमें वो सभी विकृति, वो सभी रोग ये पर्टिकुलर दोषों की वजह से ही होता है. ओके, तो दोष कितने होते हैं? दोष तीन ही दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ. ये तो सब जानते हो. तो दोष नॉर्मली क्या होता है? दोष संकल्पना मतलब यही है कि तीन दोष होते हैं. ये तीन दोष क्या करते हैं? बॉडी में जितने भी स्रोतस बताएं, चैनल्स बताएं, वो सभी चैनल्स में ये नित्य फ्लो होते रहते हैं. ओके, तो नॉर्मली ये वहाँ पे कभी स्टॉप मैनर में नहीं रहते. जब ये स्टॉप हो जाते हैं तभी वहाँ पे विकृति होती है. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि तीन दोष रहते हैं. ये तीनों दोष अपना नॉर्मल यानी कि विकृति ना हो, इसलिए ये अपने नॉर्मल फंक्शन कार्य करते रहते हैं. फंक्शन नॉर्मल अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं. जैसे कि सचेस में वात दोष के फंक्शन की अगर बात करूँ तो जितने भी मूवमेंट्स होती है बॉडी में, वो सभी मूवमेंट्स प्रोवाइड करने वाला हमारा कौन होता है? वात दोष होता है. ओके, तो इस वात दोष के रिस्पॉन्सिबल, वात जो हमारा जो दोष है उसके रिस्पॉन्सिबल के फैक्टर के हम अलग अलग वायु के डिवाइडेड किए, यानी कि वायु मतलब वही वात. ओके, तो प्राण वायु, उदान वायु, अल्टीमेटली ये सभी जो वायु जो डिवाइडेड है, ये सभी वायु क्या करते हैं? ये भी मूवमेंट का ही काम करते हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि वात दोष जो होता है ये अपना मेन काम करता है, ये मूवमेंट का काम करता है. ओके, तो मूवमेंट्स, किसका मूवमेंट? जो न्यूट्रिशन जो फ्लो होते हैं उस पर्टिकुलर स्रोतस में. ओके, जो कि हमेशा फ्लो होते रहते हैं, जो उसी स्रोतस के अंदर, उसी चैनल में अंदर, ये भी एक इनविजुअल फॉर्म में एक एनर्जी होती है. उस स्रोतस में जितने भी बॉडी में जो चैनल्स हैं उसमें ये फ्लो होते रहते हैं. ओके, पित्त दोष भी ऐसे नॉर्मली बॉडी में मेटाबॉलिज्म का फंक्शन प्ले करता है. कफ जो दोष होता है ये भी फ्लो होता है. इसका जो मेन लोकेशन बताया गया है संधि में बताया गया है. उसका देन अगेन एग्जाम्पल बताता हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बताया गया. ओके, क्लेदक कफ बताया, यानी कि जो नॉर्मली हमारे आमाशय में रहता है, जो कि फूड को स्मूथ करता है, जो फूड को डिजोल्व करता है. ओके, श्लेषक कफ हो गया जो कि संधि में पाया जाता है, क्लेदक कफ. देन वहाँ पे हमारा अवलंबक कफ होता है जो कि हमारे हर्ट्स के अंदर रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपना पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं. तो अल्टीमेटली ये सभी क्या करते हैं? ये सभी जो कफ का जो कार्य होता है वो स्ट्रेंथिंग प्रोवाइडर होता है. ओके, जो एक पर्टिकुलरली वहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर जितने भी दोष होते हैं ये सभी स्रोतस के अंदर फ्लो होते रहते हैं. और ऐसा हम बोलते हैं कि ये वात वह सिरा है, ये पित्त वह सिरा है. तो नॉर्मली कोई भी सिरा ऐसे डिसाइडेड नहीं है कि ये वात वह सिरा है और इसमें सिर्फ वात दोष का ही मूवमेंट होता है, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं होता है. सभी जो सिराएँ होती है, सभी शिराओं में वहाँ पे तीनों दोष फ्लो होते रहते हैं. तीनों दोष अपने क्वांटिटी वाइज, अपने क्वालिटी वाइज और अपने जो फंक्शन होते हैं ये प्ले करते हुए अपने चैनल में, अपने चैनल मीन्स वहाँ पे एक जितने भी चैनल होते हैं उसमें वो फ्लो होते हैं. ओके, लेकिन जो कौन सा जो चैनल है, यानी कि कोई ऐसा चैनल होगा जहाँ पे जो वात दोष है वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा. ओके, तो उस चैनल को हम क्या बोलते हैं? वात व सिरा, यानी कि व्यपदेशस्तु भूयशा. इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? जिसका प्रिडोमिनेंस होता है उसको उस सिरा के नाम दे देते हैं. ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे पित्त शिरा यानी कि वात व शिरा में पित्त फ्लो नहीं हो रहा है, कफ फ्लो नहीं हो रहा है. सभी शिराओं में, सभी स्रोतस में, सभी चैनल्स में सभी दोषों का मूवमेंट होता है, यानी कि सभी दोष नित्य होते हैं. ओके, ये हमेशा फ्लो होते रहते सभी चैनल्स में. जब ये रुक जाते हैं या फिर जब इनके कोई
वहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तभी विकृति यानी कि तभी डिसीज़ का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ओके, तो दोष संकल्पना में वही आता है कि जितने भी 3 दोष मैंने बताया, ये 3 दोष अपना नॉर्मल कार्य करते हैं, नॉर्मल अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ओके, जो नेक्स्ट फैक्टर होता है इम्पॉर्टेंट ऑफ शारीर दोषा, वही मैंने बताया अभी। इम्पॉर्टेंट ऑफ शारीर दोषा वही कि नित्य वहाँ पे फ्लो होते रहते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, अगर ये प्रॉपर फ्लो हुए तो अगर बैलेंसिंग स्टेट में, दैट इज समथिंग, बट अगर ये अप्रकोपित यानी कि विशेटेड नहीं हुए, इनका दुष्टि नहीं हुआ है, इनके दो दोषों की जो दुष्टि होती है ये हेतुओं के सेवन से होती है। ओके, तो अभी जब हम रोग जब पढ़ेंगे, एक एक जब डिसीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा वहाँ पे कि कोई भी जब रोग जो डेवलप होता है तो उसके डेवलप के लिए वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो वही मैंने बताया कि पर्टिकुलरली फैक्टर की वजह से क्या होता है, पर्टिकुलरली दोष या फिर तीनों दोष विशिएटेड हो जाते हैं, यानी कि उनकी दृष्टि हो जाती है। तो अगर कोई दोष यानी कि तीनों दोष अगर अप्रकोपित स्टेज में है तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन काम करते हैं, नॉर्मल अपना कार्य करते हैं। तो जो मैंने भी जैसे बताया, वात का जो कार्य है मूवमेंट का काम करेगा, जो डायरेक्शन में बोला उसी डायरेक्शन में काम करेगा, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, जो बोला है जितना बोला उतना कार्य करेगा। ओके, अगर वो अप्रकोपित स्टेज में रहेगा तो, अगर प्रकोपित स्टेज में आ गया ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर एज वेल, तो होगा क्या, वो प्रकोपित स्टेज में आने के बाद यानी कि विशिटेड स्टेज में आने के बाद वो अपना नॉर्मल फंक्शन कार्य करना बंद कर देते हैं, और उसकी वजह से होता है क्या कि हमें विकृति का निर्माण होता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ऑफ शारीरिक दशा वही रहता है कि जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं ये सभी फंक्शन हमारे दोषों की वजह से ही होते हैं, और ये हमेशा नित्य होते हैं, ये सभी स्रोत में हमेशा फ्लो होते रहते हैं। ओके, तो दोष इज ऑल्सो कॉल्ड एज धातु। ओके, तो ये बहुत सारे लोग को, बहुत स्टूडेंट को नोन फैक्टर होता है, यानी कि अननोन ही है। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये मालूम नहीं होता है वो क्या समझते हैं। फर्स्ट ईयर तक हम अब तक रीड आउट ऐसा करके आते हैं कि धातु मतलब क्या होता है, जो धारणा धात्व, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। ओके, तो ये व्याकरणत्व उसका डेफिनेशन है। धारणा धात्व मतलब जो धारण करने का काम करता है उसको धातु बोलते हैं। दोष भी जब अप्रकोपित स्टेज में रहते हैं, यानी कि जब इनका विशेषण नहीं होता है, यानी कि कोई भी अगर हम फैक्टर हमें बॉडी में नहीं गया है जो उस पर्टिकुलरली वात आदि दोष जितने भी 3 दोष हैं उसको प्रकोपित ना करें। ओके, यानी कि अप्रकोपित स्टेज में जो 3 दोष होते हैं बॉडी के वो भी धातु बोलते हैं हम उनको। ओके, तो नॉर्मली दोष इज ऑल्सो कॉल्ड धातु, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चक्रपाणी करके एक टीकाकार थे, उन्होंने क्या बोला था, तो यहाँ पे धातु ऐसा एक श्लोक आया कि दोषो हो धातु। ओके, तो कहने का मतलब है दोषादि वहाँ पे जो धातु रहते हैं, तो जितने भी धातु मैंने बताया 7 धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि ये सभी धातु तो रहते ये तो सबको मालूम है, लेकिन जो वात आदि दोष यानी कि वात पित्त कफ ये जो 3 दोष भी होते हैं ये भी धातु बोलते हैं, अगर ये नॉर्मल स्टेज में अपना कार्य करेंगे, अप्रकोपित स्टेज में है तो। ओके, तो ये भी क्योंकि अल्टीमेटली ये भी धारण करने का ही काम करते हैं, अल्टीमेटली ये भी वहाँ पे बैलेंसिंग करने का ही काम करते हैं। ओके, तो चक्रपाणी का एक ऐसा श्लोक आता है कि धातुओ हो वातादि रसादि। ओके, तो इनको हम क्या करते हैं, धातु हो, तो धातु हो मीन्स धातु हो वातादि रसादि, तो वातादि वात पित्त कफ और रसादि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो धातु हो वातादि रसादि, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे एक चरक 9th चैप्टर, एक खुड्डाक चतुष्पादी अध्याय करके एक चैप्टर है, तो वहाँ पे एक श्लोक आया है कि वहाँ पे दोष ऐसा एक श्लोक है कि जो जितने भी जो डिसीज़ होते हैं वो ड्यू टू वैषम्यम यानी कि धातु वैषम्यम की वजह से होता है, यानी कि विकारो धातु वैषम्यम। ओके, तो अभी श्लोक को मुझे लाइन आया। ओके, तो विकारो धातु वैषम्यम। ओके, तो विकारो धातु वैषम्यम मतलब धातु की विषमता की वजह से, धातु के विशेषण की वजह से विकार होते हैं। अब कौन से धातु मीन्स चक्रपाणी ने ऑलरेडी बताया है कि जो धातुओं हो हमारे जो वातादि रसादि, यानी कि हम वातादि को भी धातु बोलते हैं। यह उस चरक के जो खुड्डाक चतुष्पादी अध्याय जो मैंने श्लोक बताया विकार धातु वैषम्यम, ये श्लोक से वहाँ पे
ऑलरेडी इसका मीनिंग नोन हो रहा है, यानी कि विकार धातु वैषम्यम, धातु की विषमता की वजह से विकार की उत्पत्ति हो रही है। धातु कौन से हुए? धातु यहाँ पे हमारे वातादि दोष हुए, यानी कि वात पित्त कफ हुए, इनकी विषमता के कारण ही पहले डिसीज़ होता है, यानी कि इनका जब तक विशेषण नहीं होगा तब तक कोई डिसीज़ नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो बताने का कहने का मतलब हुआ चरक का, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम धातु को, यानी कि वातादि दोष हैं वो भी हमारे धातु ही बोले जाएंगे जब तक ये अप्रकोपित स्टेज में रहेंगे तब तक, क्योंकि ये उस स्टेज में ये बॉडी का धारण करने का ही काम करते हैं, बॉडी के बैलेंसिंग स्टेट करने का ही काम करते हैं। ओके, तो थर्ड फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज दोष इज ऑल्सो कॉल्ड एज धातु, ये आपको मालूम होना चाहिए बिफोर स्टडिंग एनी डिसीज। ओके, नॉर्मल लोकेशन ऑफ दोषा, ओके, यानी कि नॉर्मल लोकेशन ऑफ दोषा। नॉर्मली हम तब अब तक फर्स्ट ईयर में, या फिर अगर फर्स्ट ईयर के आप कैंडिडेट हो, स्टूडेंट हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो मैं अभी बोलने वाला हूँ फर्दर। यहाँ पे मैं इसके स्थानों की बात करूँगा, यानी कि लोकेशन। तो मैं फर्दर एक अलग मीनिंग बताऊँगा लोकेशन का, जो कि आपको पैथोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट मीनिंग होता है। लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट ईयर या फिर रिसेंटली आप सेकेंड ईयर में गए हैं तो आपको ये मीनिंग मालूम होना चाहिए यहाँ पे लोकेशन का मतलब स्थान। स्थान किसका? वात का स्थान, पित्त का स्थान और कफ का स्थान। ओके, तो वात का स्थान आपने फर्स्ट ईयर में रीड आउट ऑलरेडी किया है, अगर आप नहीं रीड आउट किए हो तो ऑलरेडी आप कर लोगे। तो वहाँ पे एक श्लोक आता है कि पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्त्र तत्रापि पक्वाधानम गुदेन च। ओके, तो ऐसा एक श्लोक आपको मिलेगा वहाँ पे वाग्भट जो अष्टांग हृदय करके एक संहिता होती है। ओके, तो वहाँ पे वाग्भट जो हमारे लघुत्तरी थे, सॉरी बृहत्तरी के वाग्भट जो थे, उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, तो उनके 11th चैप्टर में आपको दिख जाएगा, 11th चैप्टर, नॉट 11th चैप्टर, समथिंग इज 12th चैप्टर। ओके, तो 12th चैप्टर श्लोक नंबर 1 आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि पक्वाशय है कटि शक्ति। पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, कटि मीन्स वहाँ पे लेटरल स्पाइन का जो रीजन होता है। पक्वाशय कटि शक्ति, शक्ति मीन्स हमारे जो हैंड्स और जो लिम्स है। ओके, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्शन इंद्रियम, स्पर्श इंद्रियम मीन्स जो हमारे स्किन होते हैं। ओके, और हमारा श्रोत अस्थि यानी कि जितने भी बोन्स बताए गए हैं, श्रोत मतलब ईयर्स, श्रोत अस्थि स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्त्र तत्रापि। ओके, तो ये सभी जो स्थान है वात के हैं, स्थानम वातस्त्र तत्रापि, उसमें से पक्वाधानम गुदेन च। ओके, तो पक्वाधान यानी कि जो बेस्ट जो हमारा जो लोकेशन वो पक्वाशय है और हमारा जो एनल रीजन। ओके, तो ये दोनों जो बेस्ट लोकेशन बताया गया है, तो ये आपको ऑलरेडी आपको मालूम रहेगा। पित्त का जो लोकेशन होता है, पित्त दोष जो लोकेशन होता है, नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसम च दृक् स्पर्शम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता। ओके, तो ये ऑलरेडी आपको इस श्लोक ऑलरेडी आपको मालूम रहेगा। नहीं मालूम है तो आप अष्टांग हृदय की जो संहिता है, यानी कि अष्टांग हृदय जो है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो 12th चैप्टर में। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने कहने का मतलब ये है कि जो पित्त का जो लोकेशन हुआ, पित्त दोष का जो लोकेशन है वो नाभि आमाशय, यानी कि जो अम्बलिकल का जो रीजन होता है, आमाशय जो स्तन नाभ्यांतर इति आमाशय। ओके, तो स्तन और नाभि के बीच में जितने लोकेशन आते हैं, जितना रीजन आता है, उसको हम आमाशय बोलते हैं। तो नाभि आमाशय शेदो, जो हमारे जो स्वेटिंग होती है उसको हम नाभि आमाशय शेदो, लसिका लिम्फ, रुधिर यानी कि जो ब्लड है। ओके, नाभि आमाशय शेदो लसिका रुधिरम रस च, जो रस धातु है। तो अल्टीमेटली ये सभी लोकेशन है किसके? पित्त दोष के। तो नाभि आमाशय शेदो लसिका रुधिरम रसम च दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य। ओके, तो दृक् मतलब आई का रीजन। ओके, तो आई के रीजन में हमारे आलोचक पित्त पाए जाते हैं। तो फर्दर ये टाइप है पित्त के, आपको मालूम रहेंगे। ओके, अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि सब इसके मेन लोकेशन होते हैं। दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता, नाभि यानी कि अम्बिलिकल जो रीजन होता है वो विशेष लोकेशन है। ओके, अब यहाँ पे जो मेन अभी जो हमारा पेंडिंग जो है लास्ट वाला जो कफ दोष है, तो कफ दोष का भी मेनली आप लोकेशन आप ऑलरेडी आपको मालूम रहेगा कि वहाँ पे ऐसा उरक कंठ शिर क्लोम परवाड़ आमाशय रस। देन अगेन फर्दर ऐसा श्लोक रहता है कि श्लोक आपको अगेन एंड अगेन वहाँ पे रीड आउट करने आना चाहिए, तभी श्लोक जो होता है बाय हार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो मेन लोकेशन हो जाता है कफ का, वो समथिंग ऐसा कुछ रहता है कि वहाँ पे भी अभी फर्दर मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कफ का दोष का जो लोकेशन होता है, तो सडनली वहाँ पे मुझे याद आ जाएगा वो श्लोक। ओके,
तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी लोकेशन की मैंने बात की, स्थान की जो बात की, ये स्थान आपको लोकेशन, यहाँ पे आप स्थान की बात कर रहे हो, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग होता है, अगर आप पैथोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हो तो इसका मीनिंग आपको बदल लेना चाहिए, यानी कि आपको इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं मालूम है। ओके, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम है मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यही है कि लोकेशन का जो मीनिंग होता है, इसकी मतलब होती है गति। ओके, तो लोकेशन का मतलब क्या होता है, गति। तो जैसे कि बहुत सारे हमारे टर्मिनोलॉजी देते हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसे रहते हैं कि मीनिंग कुछ और रहता है और टर्म कुछ और यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बड़े बड़े ग्रंथकारों ने भी इसे नहीं वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोकेशन का, अगर मैं बताऊँगा यहाँ पे कि लोकेशन का मीनिंग यहाँ पे मैंने डिफ़र क्यों लिया। ओके, तो जब हम प्रकोप स्टेज पढ़ेंगे, ओके, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि लोकेशन का जो मीनिंग है, स्थान ना लेते हुए मैंने यहाँ पे गति क्यों लिया। ओके, तो लोकेशन मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गति। ओके, तो गति मतलब होता है फ्लो, किसका फ्लो, दोष का फ्लो। तो नॉर्मली कोई भी स्थान, कोई भी जो लोकेशन होता है, पर्टिकुलरली जो दोष मैंने बताया, ये फिक्स नहीं होता। ओके, यहाँ पे जो मैं श्लोक अभी मैं बताया था उसके अकॉर्डिंग ये तो लोकेशन है। ओके, तो संहिताओं में अलग लिखा हुआ है और जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ ये भी सेम मीनिंग है। ओके, तो सेम मीनिंग मीन्स आपको अगर पैथोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो डिसीज़ पढ़ने के लिए आपको जो मीनिंग मैं बताने वाला हूँ वो मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो वो क्यों मालूम होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल जब हम प्रकोप पढ़ेंगे तो वह फर्दर हम रिवाइज करेंगे इसका, क्योंकि ऐसा मैंने बताया कि मीनिंग में गति यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो लोकेशन का अगर हम स्थान मीनिंग लेंगे तो ऐसा बोलते हैं कि संचय एक स्टेज आता है, यानी कि वहाँ पे संचय मतलब कलेक्शन ऑफ दोषास होते हैं। इन स्थानों में कलेक्शन ऑफ दोष होते हैं, ये 2 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। अगर ये यहीं पे रहेंगे पूरे बॉडी में तो संचार नहीं हुए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन कि वहाँ पे ये तो संचार होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे योग वायु होते हैं और वो हमेशा नित्य फ्लो होते हैं सभी स्रोतस के अंदर, सभी चैनल्स के अंदर। तो अगर मैं बोलूँगा कि पर्टिकुलरली ये लोकेशन में ही ये दोष होते हैं तो ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो हम स्टेजेस पढ़ते हैं छठ क्रियाकाल का, संचय, प्रकोप, प्रसर, तो अगर संचय की बात करेंगे तो संचय मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन दोषों का संचय होता है, पक्वाशय में वात दोष का संचय होता है। ओके, तो संचय के बाद क्या होता है, प्रकोप आता है। प्रकोप क्या होता है, प्रकोप ऐसा स्टेज होता है जो कि प्रसर में कन्वर्ट हो जाता है और प्रसर होने के बाद अल्टीमेटली वो पूरे बॉडी में वो दोष फैल जाते हैं और वहाँ पे डिसीज़ होते हैं। ये आपको मालूम है। ओके, तो दैट्स गुड, ये आपको मालूम है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन अराइज करूँ कि अगर वहाँ पे प्रकोप हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में संचय हो रहा है और प्रकोप हो गए अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट्स में कोई भी डिसीज़ नहीं होना चाहिए, बराबर। जो रीज़न में वो बॉडी में फ्लो होके जा रहा है दूसरे रीज़न में जा रहा है, यानी कि दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा है, यानी कि दूसरे ऑर्गन के साइड के, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, मैंने बताया वात का रीज़न है, वात दोष संचय होके, इनका अक्यूमुलेशन होके अगर वो आमाशय की तरफ जा रहे हैं तो पक्वाशय में कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि पक्वाशय में हम बस्ती देते हैं और जो मेन जो हमारा जो डिसीज़ अराइज होता है पक्वाशय से ही पहले अराइज होता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि हमें जो मीनिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, संचय, प्रकोप और स्थान, इनका मीनिंग डिफर है। ओके, तभी जो क्वेश्चन मैंने बताया इनका आंसर हमें मिल सकता है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि लोकेशन का मीनिंग जो होता है ये स्थान ना होते हुए, स्थान ये है मीनिंग। ओके, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम पैथोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं या फिर कोई डिसीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो लोकेशन का मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है और लोकेशन का मीनिंग हम बोलते हैं गति, प्रॉपर गति ऑफ, प्रॉपर फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर दोष, हम उसको क्या बोलते हैं, लोकेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी होता है मीनिंग ऑफ संचय। ओके, तो मीनिंग ऑफ संचय भी कुछ ऐसे ही रहता है। ओके, तो संचय मतलब अभी तक आप पढ़ते क्या आ रहे हो, संचय मतलब वहाँ पे गुणों, यानी कि ऐसा बोलते कि वात दोष अपने स्थान पे एक्यूमुलेट हो गया है, पित्त दोष अपने स्थान पे एक्यूमुलेट हो गया है, कफ दोष जो रहता है वो अपने स्थान पे एक्यूमुलेट हो गया। ओके, ऐसा लेकिन ये नहीं है। संचय मतलब होता है कि इनके गुणों में वृद्धि होना। ओके, नॉर्मली
जो गति मैंने यहाँ पे लोकेशन का जो मैंने मीनिंग बताया था, तो जो नॉर्मल एक फ्लो होता है, किसका नॉर्मल फ्लो, वो दोषों का नॉर्मल फ्लो। अभी दोषों का नॉर्मल फ्लो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करते हैं हम उसके क्वालिटी वाइज, इसके क्वांटिटी वाइज और इसके फंक्शन जो रहते हैं। ओके, तो इनके जो क्वालिटी होती है, इनके जो क्वालिटी होती है वो उनके गुणों के ऊपर डिसाइडेड रहता है। यानी कि वात दोष का जो गुण है वो रुक्ष लघु शीत बहु, वहाँ पे शीघ्र शीत परुष विशद, ये उसके गुण है। ओके, ये आपको मालूम है। लेकिन जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लोकेशन ऑफ दोष मीन्स गति में मीनिंग बता रहा हूँ आपको, दूसरा मीनिंग बता रहा हूँ इसकी गति, यानी कि नॉर्मल फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर दोष। तो नॉर्मल फ्लो किसका, दोषों का। ओके, तो अगेन एंड अगेन आपको मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो सके और आप इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा सको। ओके, तो इनके गति, इनका प्रॉपर फ्लो, दैट इज़ करेक्ट। तो क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज या इनका प्रॉपर होना चाहिए। तो क्वालिटी वाइज जो होता है वहाँ पे इनकी कोई विकृति स्टेज नहीं होनी चाहिए। और अगर क्वांटिटी, वहाँ पे क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ तो इनके गुणों की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इनके गुण जो होते हैं रुक्ष लघु शीत बहु शीघ्र शीत परुष विशद, ये इनका गुण होना चाहिए। ओके, तो अल्टीमेटली मैं जब दोष संकल्पना में बताया था तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि दैट इज समथिंग बट इनके जो गुण होते हैं सभी दोषों के, ये अपोजिट मैनर में होते हैं। यानी कि पित्त दोष के जो गुण होते हैं उष्ण गुण का रहता है, और वात दोष के जो गुण होते हैं वो शीत गुण का होता है, कफ का भी शीत गुण होता है। अल्टीमेटली ये तीनों जो दोष होते हैं ये सभी स्रोतस में फ्लो होते हैं, लेकिन अपोजिट गुण होते हुए भी ये कभी एक दूसरे को कॉन्ट्रावर्जन नहीं करते। ओके, ये एक इनकी खासियत होती है, ये दोषों की एक इंपॉर्टेंस होती है। ओके, जो लोकेशन वो मैंने भी बता रहा हूँ, कंटिन्यू में अभी स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, तो कंटिन्यू में भी दैट नथिंग बट द क्वांटिटी वाइज, इनके गुणों में, इनके जो गुण होते हैं इनके गुणों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, सामान्यतः एक प्रॉपर वाइज इनके गुण हैं दोषों के, और दैट्स वाई अपना प्रॉपर फ्लो कर रहे हैं, दैट्स वाई इनकी प्रॉपर गति है। ओके, तो ये आपको मालूम होना जरूरी है कि लोकेशन मतलब गति, किसकी गति, दोषों की गति, दोषों की गति उनके गुणों की वजह से बैलेंस हुई, उनके फंक्शन की वजह से बैलेंस हुई, तभी ये नॉर्मल फ्लो अपना कर रहे हैं। ओके, स्रोतस में नॉर्मल फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो मीनिंग ऑफ संचय, अगर आप लोकेशन ऑफ दोष यानी कि इनके गति आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए रहोगे तो लोकेशन जो मीनिंग ऑफ संचय जो मैं बताने वाला हूँ आपको इससे बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, तो संचय का मीनिंग वही रहता है कि वहाँ पे कोई दोषों का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनके गुणों की वृद्धि हो रही है, दोषों के गुणों की वृद्धि होती है, और दैट्स वाई उन्हीं को हम संचय बोलते हैं। संचय मतलब एक्युमुलेशन नहीं, संचय मतलब गुणों के वृद्धि, उसी को हमने संचय टर्मिनोलॉजी दिया है। ओके, व्हाट इज प्रकोप। ओके, तो प्रकोप का मीनिंग यही रहता है कि नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं कोपस्तु उन्मार्ग कामिता। ओके, दोष एक्युमुलेट होते हैं और वो अपने स्थान पर अपने स्थान से निकलकर जब वो बॉडी अदर पार्ट्स में जाते हैं उनको हम प्रकोप बोलते हैं। ओके, तो ये सभी आपको मालूम है, ये फॉर फर्स्ट ईयर और सम पार्ट ऑफ द सम ईयर ऑफ द दैट इज नथिंग बट द स्टार्टिंग ऑफ दैट सेकेंड ईयर, आपको इतना मालूम होना, यही मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और एग्जाम में अगर आता भी है तो आपको यही सब मीनिंग लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको बस अपने टू द पॉइंट आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, और आपको पैथोलॉजी जो है अच्छे तरीके से रीड आउट हो सके, ये मीनिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो आचार्यों ने, सेमिनारों ने, वहाँ पे अलग अलग जो सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं वहाँ पे अलग अलग जो बड़े बड़े आयुर्वेद प्रैक्टिशनर आते हैं वो उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है उसके बेसिस पर वो मीनिंग उन्होंने बताया, तो वो मीनिंग मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि अपने स्थान से अगर कोई दोष छोड़कर किसी अन्य स्थान में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकोपित बोलते हैं। तो लेकिन ये गलत है, और वो क्या करते हैं, वो प्रकोपित दोष क्या करते हैं, डिसीज़ बुलाते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, ये दोष, ये जो इनके गुणों की अगर वृद्धि हो जाती है और उन्हीं के गुणों की वृद्धि की वजह से क्या होता है, प्रकोप स्टेज आता है, और प्रकोप स्टेज आता ही है मीन्स वहाँ पे क्या होता है, गुणों की वृद्धि की वजह से क्या होता है, वो विशिएट हो जाते हैं। ओके, तो इन्हीं के गुणों की वृद्धि की वजह से, इनके फंक्शन की वजह से उनके विशेषण होता है, यानी कि प्रकोप होता है, नॉट ड्यू टू अकोमुलेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द कोपस्तु उन्मार्गामितम, खुद के स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान में जाना या अन्य मार्ग में जाना, इसको प्रकोप कहते हैं। एंड अगर अपने स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान में जाएगा, प्रकोपित अगर होगा, तो वही प्रकोपित दोष डिसीज या फिर विकार में बदलते हैं। तो यही आपको मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, ऐसा समझे तो उस दोष के या उस स्थान दोष में कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। तो यही मैंने ऑलरेडी आपको बताया
कि अगर हम ऐसा समझेंगे कि प्रकोपित स्टेज दूसरी जगह पे जा रहा है और वहाँ पे वो डिसीज़ कर रहा है, तो जहाँ से वो निकल के जा रहा है उस स्थान में तो कोई डिसीज़ नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, बस्ती और समथिंग जो भी कुछ है वात के डिसऑर्डर के लिए हम उसी रीजन में देते हैं। ओके, तो ये आपको मालूम होना ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वहाँ पे सभी को मालूम नहीं होता। ओके, तो स्थान का मीनिंग दोषों के सामान्य को समझना, दैट इज नथिंग बट द संचार करना, ये सभी आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ओके, तो सो मानम यानी कि इनके मान है, जितने इनके गुण है, ये गुण इनका बैलेंस है, तभी इनकी लोकेशन बैलेंस। ओके, तो प्रकोप स्टेज वैसे ही आता है कि इनके गुणों में अगर वृद्धि आ गई तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकोप बोलते हैं। ओके, जो लास्ट जो पॉइंट है तो रोल ऑफ दोष इन रिजल्ट ऑफ एनी विकृति। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि प्रकोप स्टेज आ गया जब इनके गुणों में वृद्धि आ जाती है, तो अल्टीमेटली अगर क्षय और वृद्धि की वजह से क्या होता है, हमें कोई भी डिसीज़ होती है, क्षय और वृद्धि ही दोषाणाम रोगाणाम उद्भव भवेत। ओके, तो क्षय और वृद्धि, दोषों में क्षय और वृद्धि की वजह से ही वहाँ पे कोई भी डिसीज़ होती है, कोई भी रोग होता है हमें। ओके, तो क्षय और वृद्धि होता है कैसे, जो उनके गुण होते हैं उनके वजह से ही क्षय और वृद्धि आते हैं। तो अगर कोई दोष अगर क्षय कंडीशन में जा रहे हैं, स्टेट में जा रहा है, तो यानी कि वहाँ पे संचय स्टेट नहीं आया है। अगर कोई वृद्धि स्टेज में गया तो वहाँ पे उनके गुणों की वृद्धि हुई। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि वो संचय स्टेट में गया, एज पर जो मैंने भी बताया। ओके, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ दैट संचय, नॉट अक्यूमुलेशन। ओके, तो अगर संचय वहाँ पे आता है तो प्रकोप होता है, इनके वृद्धि होती है। अगर लेकिन डलहन करके एक टीकाकार थे, उन्होंने बताया है कि असंचय प्रकोप यानी कि जो क्षय वाला जो प्रकोप है उन्हीं की बात उन्होंने किया है। असंचय प्रकोप जहाँ पे गुणों की वृद्धि नहीं होती है लेकिन गुणों में हीनता दिखी जाती है और वहाँ पे कोई संचय नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे कोई गुणों में वृद्धि नहीं हुई और वहाँ पे क्या होता है, डिसीज़ यानी कि रोग का उद्गम होता है। और एक संचय प्रकोप यानी कि वहाँ पे संचय होता है और प्रकोप होता है। ओके, यानी कि वृद्धि, तो क्षय और वृद्धि की वजह से हमें कोई भी डिसीज़ होती है और जो पैथोफिजियोलॉजी यानी कि जो पैथोलॉजी जो होती है वो इंड्यूस होता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग आवर रोग निदान। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्टार्टिंग विद आवर पैथोलॉजी। ओके, तो रोग निदान जो हम पढ़ने वाले हैं ये आयुर्वेद के अंदर जो मैंने बताया वो इसका मेन इंपॉर्टेंट ये सभी रोल प्ले करते हैं। जो दोष होते हैं, दोषों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दोष अगर अप्रकोपित स्टेज में अगर स्रोतस के अंदर फ्लो करेंगे, धातु वहाँ पे चैनल्स के अंदर फ्लो करेंगे, अपना नॉर्मल काम करेंगे, अपने नॉर्मल गति से करेंगे, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज अपने गुणों के हिसाब से करेंगे, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, धातु भी बोलते हैं। ओके, तो धातुओं हो रसादि दोषादि, ओके, वातादि रसादि। ओके, तो ये सभी धातु भी बोलते हैं हम दोषों को। ओके, तो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। होप you all like this video and further we will discuss the Nidana Panchak as well. Okay.